दोस्तों, पहली बार पूरा इजराइल घबराया हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कहर बरपा रखा है। इमारत के बाद इमारत इन हमलों से ढहती जा रही है। अब ईरान के जो हमले हैं ये सेना के मुख्यालय पर या फिर मोसाद के गुपचुप ठिकानों पर या सरकार के दफ्तरों पे हो रहे हैं। और जहाँ तक जनता का हाल है तो पिछली 4 रातों से बल्कि 5 रातों से जनता, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इजराइल के, वो बेसमेंट्स पर या फिर बंकर जो बनाए गए हैं उसमें रातें गुजार रहे हैं। फर्श पर लेटकर रातें गुजारी जा रही हैं। और इमरजेंसी के टाइम पर जब हूटर बजता है तो ये जनता किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में आकर रुक जाती है। यानी पूरा शहर तेल अवीव राजधानी का इस वक्त ठहरा हुआ है। और ये हाल सिर्फ तेल अवीव में नहीं है, हाइफा में भी है और बाकी शहरों में भी है। अब दोस्तों, ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों से पूरे इजराइल में इस वक्त हड़कंप है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू और ट्रंप को लग रहा था कि 4 दिन के अंदर ये जंग ख़त्म हो जाएगी और इमाम खामनाई की जो रिजीम है उसको वो बदल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा खामनाई भले ही चले गए हों, लेकिन ईरान की फ़ौज, ईरान का तंत्र और ज़्यादा ताकत से लड़ने लगा इजराइल से। और हालत ये है कि ये जो जंग लंबी खिंच रही है, अब मिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। अब ईरान की मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू अब पुतिन के जरिए इस जंग को रुकवाना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नेतन्याहू के संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं, वैसे अच्छे हैं भी। नेतन्याहू ने पहले पुतिन को फ़ोन किया और उसके बाद रूस के विदेश मंत्री का फ़ोन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पास आया। दोनों के बीच बात हुई और इसके बाद अब्बास अराक्ची का कहना था कि नेतन्याहू चाहते हैं कि फिर से बातचीत हो, समझौता हो, लेकिन ईरान का कहना है कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। अब दोस्तों, नेतन्याहू की परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि जंग लंबी खिंच रही है और जल्दी उसमें कोई हल उनको नहीं दिख रहा है और विपक्ष का, अपोजिशन का दबाव इजराइल पे बढ़ रहा है। जनता भी त्रस्त है और अक्टूबर में चुनाव है। नेतन्याहू चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सिर्फ यही एक इकलौता कारण नहीं है। असली कारण यह है कि ये जंग महंगी होती चली जा रही। जिस तरह से ईरान ये जंग लड़ रहा है, कहीं ना कहीं इकॉनमी ब्लीड कर रही है इजराइल की। मिसाल के तौर पर ईरान जब हमले कर रहा है इजराइल पर, सबसे पहले ईरान 100-150 ड्रोन छोड़ता है आसमान में और उसके बाद मिसाइल से मार करता है। अब दोस्तों, जंग क्यों महंगी पड़ रही है, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान के पास ड्रोन्स का ज़ख़ीरा, यानी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ड्रोन किसी के पास हैं मिलिट्री लेवल के, तो रशिया के पास है और ईरान के पास है। और दोनों की एक टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी है। अब इस जंग में ईरान जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो मॉडल है शाहिद 136। इसकी जो कॉस्टिंग है $20,000 से स्टार्ट होती है, $20,000 से स्टार्ट होती है। आप कह सकते हैं कि एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 16,60,000 रुपये, 16.5 लाख के आसपास का ये ड्रोन बैठता है। अब ईरान जब ये खूब सारे ड्रोन आसमान में छोड़ता है और जब ये इजराइल के करीब आते हैं तो जाहिर तौर पर इनको गिराना ज़रूरी होता है। इस वक्त इजराइल के पास 2 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिसके ज़रिए ड्रोन गिराए जाते हैं। एक है डेविड्स स्लिंग इंटरसेप्टर और दूसरी है एरो 2, एरो 3 इंटरसेप्टर्स। अब ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिससे ड्रोन गिराए जाते हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। डेविड्स स्लिंग इंटरसेप्टर की अगर हम बात करें मिसाइल की, तो इसकी कीमत तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा है। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत 8,30,00,000 रुपए, यानी ड्रोन 16 लाख का और ड्रोन को गिराने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल 8,30,00,000 की। तो कहाँ 16 लाख रुपए और कहाँ 8 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं फ़र्क कि ये जंग कितनी महंगी पड़ रही है मिस्टर नेतन्याहू को।
अब नेतन्याहू किस चक्रव्यूह में फंसे इसको आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमले हो रहे हैं ताबड़तोड़ इजराइल में, जनता परेशान है, बंकर में सो रही है, उधर विपक्ष जो है वो खाल खींच रहा है मिस्टर नेतन्याहू की, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अक्टूबर में चुनाव है जहां नेतन्याहू की दाल पतली है। इसके अलावा कारोबार सब ठप है, इंडस्ट्रीज ठप हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद है, एक तरह का कर्फ्यू है इजराइल में। और उसके अलावा जंग हर दिन भारी पड़ती जा रही है क्योंकि फाइनेंशियली ब्लीड हो रहा है इजराइल इस वक्त। तो ये ईरान की स्ट्रेटजी। सवाल ये है कि चारों तरफ से घिरे नेतन्याहू क्या खुद अपने जाल में उलझते चले जा रहे हैं, और ये जंग अगर लंबी खिंचती चली गई तो मिस्टर नेतन्याहू और इजराइल की मुसीबत और बढ़ जाएगी। मुश्किल सवाल है लेकिन जंग का बड़ा ज़रूरी सवाल है, और इसीलिए आज मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा है कि नेतन्याहू और ट्रंप, या यूं कहूं नेतन्याहू ने क्या ट्रंप को, मिडिल ईस्ट को, या यूं कहूं पूरी दुनिया को फंसा दिया है, और खुद भी फंस गए। अमरीश जी, पिछली बार जो 12 दिन का युद्ध हुआ था 2025 में, उसमें भी ईरान ने हमले किए थे, टारगेट किया था तेल अवीव, इजराइल की राजधानी को, इजराइल के बाकी शहरों को। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि तबाही का जो स्केल है, जो पैमाना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तबाही हो रही है इस वक्त तेल अवीव में। इमारतें हम देख रहे हैं, बहुत सी इमारतें पूरी तरह से ढह गई हैं, पूरी तरह से डैमेज हैं, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो क्या कोई स्ट्रैटेजी चेंज करी है ईरान ने 2025 और 2026 के बीच में? देखिए दीपक जी, मैं आपको इजराइल स्पेसिफिक बात बताता हूँ क्योंकि आपने इजराइल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या है, जो 12 दिन की जंग हुई जून 2025 में, उसमें जंग का दायरा सीमित था। इजराइल और अमेरिका ईरान को मार रहे थे, ईरान इजराइल को मारा था। इस बार जंग का दायरा बढ़ गया, पूरे मिडिल ईस्ट में हो गया। और ईरान ने क्या किया है, वो पहले ड्रोन भेजता है, उसके पीछे वो मिसाइल भेजता है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल और अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो खर्च हो जाते हैं, और तब तक में जो मिसाइल है, जिनकी स्पीड भी बढ़ी हुई है, जिनकी दूरी भी बढ़ी हुई है, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो अपना काम कर देती हैं, वो सीधे मारती हैं। और एक बात, क्योंकि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में मार रहा है, यानी बहराइन में मार रहा है, दुबई में मार रहा है, सऊदी अरेबिया में भी मार रहा है, कतर में भी मार रहा है। अब उसमें से जब, अब ये बड़ा महीन पॉइंट है, उसमें जो इंटरसेप्टर्स इजराइल के पास है, वो जब देखते हैं कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहे हैं ड्रोन, लेकिन उसके पीछे की मिसाइल कब अपनी ट्रेजेक्टरी बदल दे और ट्रेजेक्टरी बदल के वो तेल अवीव में आ जाए। ओहो, मतलब इससे आप कह रहे हैं कि ड्रोन्स जो है वो सऊदी अरब की तरफ जा रहे होते हैं या किसी और कंट्री की तरफ, और अचानक से जो है रुख बदल जाता है मिसाइल का, और वो इजराइल में आ जाती हैं। इजराइल की तरफ आ जाती है। इसको इसको लॉइटरिंग कहते हैं, लॉइटरिंग टेक्नोलॉजी। लॉइटर मतलब ओके, घूमना। ओके। तो वो घूम, तो इस तरह की मिसाइल पिछली बार नहीं इस्तेमाल हुई थी। एक चीज़ और, क्या 2025 और 2026, हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं है, पिछली बार जून में जंग हुई थी 12 दिन की, अब जो है ये जंग मार्च के महीने में हो रही है। लेकिन इन 7-8 महीनों में क्या ईरान ने अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बदला है, अपनी स्पीड को बदला है, स्पीड 10 गुना ज़्यादा कर ली है, मिसाइलें पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं? और क्या ये जो हाई स्पीड मिसाइल्स हैं, जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहते हैं, क्या इनको डिफेंस सिस्टम इजराइल का रोक नहीं पा रहा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें दोनों बातें हैं। देखिए, इसमें ये है कि मिसाइल ज्यादा, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है, उनकी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। अब डायरेक्शन चेंज करना, ये ईरान के पास इतनी भारी मात्रा में है, ये इजराइल अमेरिका एसेस नहीं कर पाए थे। ओके। और वो जो है, वो एक तरीके से उनके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं ईरान के मिसाइल्स में कि वो टारगेट खुद ढूंढती है। यानी उनको अगर आप वाकई सऊदी अरेबिया भेजिए, तो वो, अगर आपने ईरान सेट किया तो वो ईरान की तरफ आ जाएगी। तो ये जो, अब इसको कैसे इंटरसेप्ट किया जाए, आप बताओ। ये, इसके लिए ये लोग तैयारी नहीं थे। अब देखिए, मैं आप क्लासिक एग्जांपल देता हूं। कतर में अमेरिका का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो दुनिया में केवल 5 है। वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि रशिया से मिसाइल आए तो रोक सकता है। FPS 132, उसको मार दिया ईरान ने। तो ईरान और कतर में कितनी दूरी है, और रशिया और आप देखिए कतर में कितनी दूरी, और ग्रीनलैंड में भी लगा है।
जी। अमेरिका का बहुत बड़ा रक्षा कवच है, उसको मार दिया। इसी तरह से, इसी तरह की टेक्नोलॉजी से कि जो कहां जा रहा है और कहीं लगता है। अमरीश जी, आपका ये कहना है कि पिछले 7-8 महीनों में ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से बदला है। हाई स्पीड एडवांस टेक्नोलॉजी है, आसमान में ही डायरेक्शन बदल लेती है और जो स्पीड इसकी है कई गुना ज़्यादा पिछली बार से। उतनी हाई स्पीड मिसाइल को इज़राइल का डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है और इसकी वजह से इस बार तबाही ज़्यादा हो रही है, चाहे वो राजधानी इज़राइल की तेल अवीव हो या उनका पोर्ट सिटी हाइफा हो। अ, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू और ट्रम्प, ये जो ऐलान इन्होंने किया था कि साहब हम 4 दिन में इस जंग को ख़त्म कर देंगे और पहले दिन जब इन्होंने अली ख़ामनेई और टॉप लीडरशिप उनको ख़त्म किया तो ऐसा लगने लगा कि भाई इज़राइल की बात सच साबित हो जाएगी, 4 दिन में युद्ध ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू युद्ध की दलदल में फँसते जा रहे हैं, ट्रम्प भी फँसते जा रहे हैं और ये युद्ध 4 दिन की जगह अब ये 4 महीने तक खिंच सकता है या 4 हफ्ते तक खिंच सकता है? दीपक जी, 4 हफ्ते से तो ये बहुत आगे जाएगा और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अमेरिका इस समय देखिए, जंग हो रही है एयर स्ट्राइक्स की, उधर से मिसाइल्स आ रही हैं, इधर से वो अमेरिका इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अपनी मिसाइल छोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो डिप्लीशन किसका ज्यादा है, यानी कमी, खर्च किसका ज्यादा हो रहा है? खर्च अमेरिका इजराइल का ज्यादा हो रहा है ईरान की स्ट्रेटजी की वजह से, कि वो पहले ड्रोन मारती हैं और उनको रोकने में इंटरसेप्टर जाते हैं, तब तक में मिसाइल आ जाती हैं, तो इनके इंटरसेप्टर जल्दी खर्च हो रहे हैं। अब जल्दी खर्च होने का मतलब आपको जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाना है। अमेरिका में प्रोडक्शन हो रहा है, इजराइल में हो नहीं रहा, और अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ने में वो 3-4 दिन का टाइम आ जाएगा, जिसमें ईरान आपको मारेगा, आपको सहना पड़ेगा जब तक वो आप रिप्लेस नहीं कर देते, इंटरसेप्टर्स नहीं। जी। इंटरसेप्टर रिप्लेस नहीं कर देते। तो ये तो चलेगा ना, ये अब अमेरिका आगे इतना बढ़ गया कि पीछे नहीं हट सकता, और क्या पीछे नहीं आपको हटा तो मारे जाएगा। क्या आपको लगता है इज़राइल में जो आपकी बातचीत हो रही है, वहाँ पर विपक्ष जो है वो नेतन्याहू के अगेंस्ट होता जा रहा है और क्या जो आम जनता है वो भी नेतन्याहू के अगेंस्ट है? क्योंकि एक बड़ी आबादी पिछले 4 रातों से या 5 रातों से बंकरों में रह रही है, बिल्डिंग के बेसमेंट्स में रह रही है, नीचे फर्श पर लेटना पड़ रहा है, जिसके आदी नहीं हैं इज़राइल के लोग। क्या इज़राइल के लोग परेशान हैं और जो वहाँ पर बाहर के लोग काम करते हैं, वो अपने घरों को नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट और बंदरगाह सब ठप हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है इज़राइल में? इजराइल से ज्यादा लोग इस समय पलायन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचिए, 80 लाख की पॉपुलेशन है, 70-80 लाख की, उसमें 20 लाख तो अरब हैं जो उन्हीं के सिटीजन है, तो आप सोचिए 50-60 लाख की। अब 50-60 लाख की आबादी में 5 लाख ऑलरेडी छोड़ चुके हैं 2 साल के गाजा युद्ध में। अब कम से कम 5 से 6 लाख और जाना चाह रहे हैं, लेकिन फ्लाइट्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और जिससे आप इजराइल छोड़ के साइप्रस तक जा सके, लोग साइप्रस तक जाने को तैयार, लेकिन साइप्रस भी आप नहीं जा सकते। तो अब वहां पर बहुत बेचैनी हो रही है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जहां तक मेरी खबर है, लेकिन इतनी टाइट सेंसरशिप, गाजा युद्ध के समय भी इतनी टाइट सेंसरशिप नहीं थी जो इस समय। वो मतलब खबरें आप कह बाहर रहे नहीं आ रही, मतलब आप विपक्ष कह को रहे तो हैं अंदर बिल्कुल कहते हैं जी। आप कह रहे हैं अंदर की खबरें नहीं आ रही हैं और विपक्ष के भी होठ सिल दिए गए। क्या आपको लगता है कि ये जो सारा युद्ध था और एक तरह से इज़राइल की मर्ज़ी पर नेतन्याहू के दबाव में ट्रम्प भी उनके साथ आए और नेतन्याहू हर कीमत पर हमला करना चाहते थे ईरान पर। क्या ये सब कुछ जो अक्टूबर में चुनाव हो रहा है इज़राइल में, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने पूरे मिडल ईस्ट को युद्ध में झोंक दिया? नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ट्रंप ने अपना भौकाल बचाने के लिए, कि जो उन्होंने वेनेजुएला में क्रिएट किया था वो सस्टेन रहे। और ट्रंप अमेरिका में भी चुनाव है, जहां ट्रंप सीधे नहीं, लेकिन उनकी पार्टी तो बहुत बुरी स्थिति में। इन दोनों ने अपने पेटी पॉलिटिकल और बाकी जो कैलकुलेशंस हैं, और दुनिया में जो एक बड़बोलेपन को, दबंगई को दिखाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को इन लोगों ने जंग में झोंक दिया है। और सबसे बड़ी बात है दीपक जी, कि ये इराक वॉर नहीं है जहां पर अमेरिका एक तरफा मार रहा था, जहां पर जो पलटवार हो रहे हैं,
आप वो बिलबिला के रह जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। कर नहीं पा रहे। ये थे अमरीश मिश्रा, कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा, नेतन्याहू अपने जाल में उलझते चले जा रहे हैं। पब्लिक जो इज़राइल की है बेचैनी है। 5 से 6 लाख लोग मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं अपने बचाव के लिए। उधर विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया है। अंदर की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं और एक नई टेक्नोलॉजी जो ईरान ने हासिल की पिछले 5-6 महीने अपनी मिसाइलों के लिए, ये जो मिसाइल की ताकत है, ये कहर बरपा रही है इज़राइल में। आगे क्या होगा इज़राइल में और इस युद्ध में, मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से अमरीश मिश्रा को बुलाऊँ और रूबरू करूँ आपसे, क्योंकि अंदर की जो खबरें हैं, जो आपको असली मीडिया में दिखती नहीं है, अमरीश मिश्रा उन खबरों को ब्रेक करते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश भाई, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने बहुत सी अंदर की बातें बताई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।